नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया तरीका आपको सिखा के जाएँ ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएँ, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हों उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको एक तरीका पता हो तो आप उसमें अटक जाएँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ध्यान रखिए हम 10 क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जो बेसिक पढ़ रहे थे ना, आप कहीं न कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, वहाँ आपको टीचर जो बता रहा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत पढ़ा रहा है, लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे जल्दी से आंसर सेलेक्ट करना है। तो हम इसी चीज़ पे फोकस करते हुए इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बोल रहा है एक धनराशि सदस्यों ए बी सी डी के बीच 4-7-9-3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिले तो डी का हिस्सा ज्ञात करे। पता है, अगर मैं एग्जाम में होता तो पहला स्टेप क्या लेता, बोला डी का हिस्सा ज्ञात करे। तो डी का रेशियो के हिसाब से कितना है, 3। इसका मतलब जो आंसर होगा 3 के मल्टीपल का होता है, ऐसा हम सोचते एग्जाम में। लेकिन देखिए ये भी 3 के मल्टीपल का, ये भी 3 के मल्टीपल का, ये भी 3 के मल्टीपल का। इसका मतलब हो गया कि हमें इस क्वेश्चन को 3 के मल्टीपल से सोल्व नहीं कर सकते। अब चले, जब अगर वहां 3 से हो जाता तो आगे नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ क्या बोला, सी और डी का डिफरेंस कितना है, 720। अब रेशियो देखिए, सी और डी का डिफरेंस कितना है, ये हो गया 6। मतलब 6 का मान कितना दे रखा है, 6 का मान दे रखा है 720। हमसे पूछा कितना का मान है, डी कितना है, 3। तो 3 कितना हुआ, 6 से आधा हो गया, तो ये आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मिक्सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे बनाते हो, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितना टाइम लिया बनाने में और किस अप्रोच को आपने फॉलो किया। इसको बनाने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन एलिगेशन सबसे अच्छा मेथड होता है, थोड़ा शॉर्टकट, कम कैलकुलेशन में चीजें निकल जाती है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक डेयरी वाला 6.4 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह इसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। उसके ग्राहक को मिलने वाले पानी और दूध का अनुपात बताइए। मतलब वो जो मिला रहा है उसमें पानी और दूध कितना होगा, वो हमें बताना था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 37.5 का मतलब कितना होता है। 37.5 का मतलब होता है 3/8, मतलब 8 रुपया में 3 रुपया का प्रॉफिट। तो अगर सीपी और एसपी की बात करें यहाँ पे, तो 8 रुपया का होता, तो 11 रुपया हम क्या करता है, बेचते। क्लियर। ध्यान रखिए एलिगेशन बनाते वक्त हम ध्यान में ये रखते हैं कि जब हम एलिगेशन ऐसे बनाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं जो भी डेटा हो, जैसे यहाँ पे 6.40 क्या है, यह है सीपी, दूध का, ये दूध का सीपी है। अच्छा बताओ वाटर का सीपी कितना होगा, वाटर कैसे रुपये खरीदा होगा, कुछ नहीं तो 0 रुपया हो जाएगा। ये सीपी की बात कर रहे हैं, वाटर का सीपी और मिल्क का सीपी। तो यहाँ जो होगा ये भी सीपी में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 रुपया में बेच रहा है, तो इसको 8 को किसमें बदलना है, सीपी में। इस 11 का मान कितना दे रखा है, 8। तो इस 8 का मान कितना होगा सीपी में, तो कितना हो जाएगा, आप करोगे तो 8 × 8 और बटा कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, आप 64/11 हो गया। अब देखिए सब सीपी में बदल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस दशमलव को उड़ाओ तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। इसमें से 10 कट जाएगा, ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 10। अब बताओ एलिगेशन में क्या करते हैं, एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाओगे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64/11। क्लियर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं 64/10। अब इस दोनों को कंपेयर करें तो 64/10 बड़ा है, 64/11 छोटा है। जब इन दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 64/110। अब करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करते हैं, 64 64 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/11
और यहाँ बचेगा 1/110। क्लियर। अब क्रॉस कर देते तो यहाँ हो जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा कितना 11। अब इसको 10 से काट देते, 11 से काटते तो ये कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा 10, ए बन जाएगा 1। अब क्या पूछा था, पहले पूछा था पानी, फिर पूछा था दूध, ध्यान रखना है। तो पानी कितना आया 1 और दूध कितना आया, यहाँ पे ये पानी हो गया और ये दूध का 1/10। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको अगर चाहेंगे तो अलग तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा अप्रोच इसको बनाने के लिए लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, इसको जरा पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है एबीसी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन, 60 दिनों में पूरा करता है। यदि ए सभी दिन काम करता है, बी और सी वैकल्पिक दिनों अल्टरनेट दिनों में काम करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, जिसमें पहले दिन बी ए के साथ सहयोग करता है, फिर दूसरे दिन सी करता है, फिर बी और सी ऐसे ही करते जाता है। तो बताइए ये काम पूरे कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले हम सोल्व करें, आप इसको ट्राई कीजिए, खुद बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपने कितना समय लिया और कौन सा तरीका अपनाया। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और यहाँ पे कितने टाइम लिए सबने उसको लिखेंगे। तो यहाँ कितना टाइम लिया, ए लिया 18, 24 और 60। अब बताइए तीनों का लघुत्तम कितना होगा, आप इसको निकालिएगा तो आएगा 360। ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। क्लियर। अब आप बताइए ए क्या करता है, 18 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 भाग दीजिएगा 20 होगा। 24 दिन में काम कर रहा है बी, टोटल काम 360 है, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 15। और अगर सी 60 दिन ले रहा है 360 काम करने में, तो ये एक दिन में काम कर रहा होगा 6। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया एक की काम करने की कैपेसिटी एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले दिन बोला गया ए तो रहेगा हमेशा के लिए, उसके साथ पहला दिन बी आया। तो बताइए पहला दिन ए और बी मिलके कितने काम निपटा देंगे, 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35 काम। और दूसरे दिन आएगा ए प्लस सी, तो ए प्लस सी 20 + 6 26 काम निपटा देंगे। क्लियर। अगर आप यहाँ से एक लॉजिक लगाएं तो ऑप्शन यहाँ से आप काट सकते थे। ध्यान रखिए जब भी हम लास्ट में दिन निकालेंगे तो काम बटा कैपेसिटी होगा, क्या होगा, वर्क बटा कैपेसिटी। तो जो या तो 1/35 आएगा नीचे, या तो 1/26 आएगा। तो अब देखिए नीचे जो आ रहा है 42 तो कभी नहीं आ सकता है नीचे, 9 भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 9 किसी के मल्टीपल ही नहीं है, ना तो 35 में 9 आता है, ना 26 में नहीं होता है। तो दो ऑप्शन यही काट दिए। तो दो ऑप्शन आप यहीं से काट दीजिए। अब देखिए यहाँ 13, ये 13 है। इसका मतलब इतना तो समझ में आएगा कि बचा हुआ काम कौन करेगा, ए और सी मिलके कंप्लीट करेगा। हम ऑप्शन से बता रहे हैं, अदरवाइज हम आपको आगे बताएंगे कैसे बोल रहा है इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप ये बताइए, दो ऑप्शन तो हम काट चुके हैं, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा, टोटल 2 दिन काम किया है, एक दिन किया ए बी, दूसरे दिन किया ए सी, 2 दिन में कितना काम निपट गया, इसको जोड़िएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 काम निपट गया। अब हमको देखना है 61 काम हो रहा है, हमको टोटल करना था 360 काम। तो अगर इसको 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना करें हो जाएगा 5 6 5 30, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में 305 काम तो हो जाएंगे। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे कि बाकी बचा हुआ काम कितना बच गया, बाकी बचा हुआ काम बच गया हमारा 55 काम। इसमें से पहले दिन क्या होगा, ए बी, दूसरे दिन क्या होगा, ए सी। मतलब तो अब किसको चांस मिलेगा, 10 दिन खत्म, 11वां चांस वापस फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए बी। मतलब ए बी आएगा, एक दिन और करेगा और कितना काम निपटा देगा, 35 काम निपटा देगा। कितना बचेगा, 0 और 2। क्लियर। इतना काम और बचेगा। अब जो 11 दिन हो गया, 10 और 1 11, यहाँ एक दिन और आ गया। अब जो बच गया 20 काम, वो कौन करेगा, एसी मिलके। तो बताइए एसी के लिए कितना हो जाएगा टाइम, तो एसी के लिए देखेंगे तो 20 बटा इसकी कैपेसिटी कितनी है, 26। 26 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, 20 बटा कर देंगे 26, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। मतलब 11 दिन यहाँ से निकल गया और 10/13 यहाँ से निकला। टोटल देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। क्लियर है ना। 11
10/13 दिन करेगा। 10 दिन तो 11 दिन तो नीट निकल गया, मतलब 11 दिन पूरा पूरा निकल गया, और 12वां दिन करने चलेगा तो पूरा पूरा दिन नहीं कंप्लीट होगा, बल्कि कुछ घंटे कंप्लीट करके ही पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, आप जल्दी से कीजिए इसको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, मुझे समझाने में इतना समय लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आधे बच्चे इसमें ये पूछा गया एनटीपीसी में, एनटीपीसी 2022 में भी सीबीटी 2 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठहराव मतलब जो स्टॉपेज होता है ना, अगर बिना स्टॉपेज का जाए तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठहराव सहित मतलब वो रुक रुक के जाता है, स्टॉपेज पे रुक रुक के जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितना होता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, क्वेश्चन ये पूछा गया। अब आपसे कोई भी पूछे, हम आप हमेशा मतलब टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखते हैं बेसिक चीज कि इन दोनों सिचुएशन में क्या बराबर है। तो दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस बराबर है। मान लो कि ए से बी जा रहा होगा, एक बार रुक रुक, एक बार डायरेक्ट जा रहा होगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा होगा, एक बार रुक रुक के जा रहा होगा तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा होगा। क्लियर है? तो दोनों में डिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब हमारा S1 हम इसमें किसको मानेंगे, ए हमारा हो जाएगा S1 और ए हमारा हो जाएगा S2। ध्यान रखिए जब डिस्टेंस फिक्स हो तो जो टाइम का रेशियो होता है ना, वो स्पीड का उल्टा हो जाता है, मतलब S2 हो जाएगा ऊपर और S1 हो जाएगा नीचे। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 3/5। अब इस चीज को समझना है, मतलब T1 टाइम लगा जब वो 45 के स्पीड से गया, T2 टाइम लगा जब वो 27 के स्पीड से गया। अब आप बताइए इसमें जो 2 घंटा फालतू लग रहा है, क्यों लग रहा है? 2 घंटा फालतू इसलिए लग रहा है क्योंकि वो रुक रुक के गया, मतलब डायरेक्ट जाता तो 3 घंटे में ही पहुंच जाता। इसका मतलब टोटल जो टाइम उसको रुकने में लग रहा है वो 2 घंटा लग रहा है। कितने में से? 5 में से। मतलब वो 5 घंटा चलता है तो 2 घंटा उसको रुकना पड़ जाता है। क्लियर? तो 1 घंटा में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा 1 घंटा में कितना देर रुकेगा, 5 घंटा में 2 घंटा रुकता, तो 1 घंटा में कितना रुकेगा, 2/5 घंटा। लेकिन ध्यान रखिए हमको मिनट में आंसर निकालना है, इसको 60 से क्या कर देंगे, भागा देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 12×5=60, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 12×2 = 24 मिनट। क्लियर है? हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इसको हम ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। क्लियर है? क्योंकि हमें 2 घंटा निकालना जरूरी था, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता कि कितना देर स्टॉप कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है। आप क्या बोल रहा है ना कि रामू अपनी आय का 72% खर्च करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि की। रामू पहले 22 रुपये बचाता था, वृद्धि के बाद वह X रुपये बचाता है। तो ये जो डेटा लिखा हुआ इसका मान ज्ञात करना, मतलब X और Y निकलेगा तभी जाके होगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन टफ है, लेकिन जब आप मेरे अप्रोच को देखिएगा तो बहुत ही इजी से आपको समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आप प्लीज देखिए कि ये क्या लिखा हुआ, 72% का वो खर्च करता है आय की कंपैरिजन में। मतलब अगर एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें से 72 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि कितना रुपया बचा रहा है, तो 28 रुपया वो बचा रहा है। और आपको पता है जो बचा रहा है पहली बार में उसी को तो बाई बोल रहे हैं। क्लियर? सेविंग हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि उसके इनकम में 12% वृद्धि हो गया, मतलब अब उसका इनकम हो गया 112 रुपया, लेकिन खर्च में क्या हो गया, 5% का वृद्धि हो गया। तो बताइए 72 का 5% कितना होगा, तो आप निकालिएगा तो आएगा 3.6। अब इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब वो खर्च कितना कर रहा है, 75.6, इतना वो खर्च कर रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा अब कितना बचा रहा है, हाँ कितना बचा रहा है, आप इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा आपका वैल्यू 36.40। इतना रुपया बचा रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। हमें एक्स और बाय निकल गया, हमें कैलकुलेट करना है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बाय निकल गया 28 और एक्स निकल गया कितना, 36.40।
तो आपसे कोई पूछेगा x माइनस बाई कितना होगा, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 628.40 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा हमारा 8.40। अब इसको क्या करना है, ये जो दिया गया इक्वेशन इसमें इससे इसको वैल्यू निकालना है। तो x माइनस बाई की जगह पर लिखेंगे 8.40 बटा कितना हो जाएगा 28 और गुना कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज में निकालना है, तो आप इस दशमलव को हटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 और 0 0 कर जाएगा। आपको पता होगा तो 28 कितना होता है 84, कितना हो जाएगा 30%। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको ऐसे सोचना था, अदरवाइज इतने सारे परसेंटेज दे रखे इसमें 72, 12 और 5, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, तो आप ऐसे सोचिएगा तो आपको आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये है, मतलब सीपी दे रखा है 210। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब एमआरपी क्या फिक्स करें ताकि 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ। देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा है, एमआरपी। अब आपसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं कि एमआरपी आप कैसे निकालते हो, तो आप बोलोगे सर सीपी में कुछ परसेंट बढ़ाते हैं तो हमारा एमआरपी क्या हो जाता है, निकल जाता है। यही का तो हम क्या करते हैं ना, पहले सीपी होता है, सीपी में कुछ परसेंट बढ़ा के हम एमआरपी लिखते हैं। ध्यान रखिए एमआरपी हमेशा क्या होता है, सीपी से बड़ा होता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो आप बताइए, हम चाहे तो इसको अलग ढंग से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पहले अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता हो कि ऑप्शन से हम चल सकते हैं तो ऑप्शन से कर लेते हैं। मतलब जो सीपी हमारा 221 है, इसका कुछ परसेंट बढ़ा के ही तो हमें एमआरपी मिलेगा। तो इस 21 को देखो तो क्या 3 और 7 का मल्टीपल है। क्लियर है, 5 का भी मल्टीपल, इसमें 5 भी आएंगे, लेकिन 5 नहीं देख रहे क्योंकि सब में 0 0, तो देखने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप 3 से चेक कीजिए, 3 से चेक करना आसान है। तो देखिए 42 भी लग जाएगा, 48 भी लग जाएगा, 45, मतलब 3 तो चेक नहीं किया जा सकता। अब हम किसे चेक करेंगे, 7 से। 7 से जब चेक करने गए, 7 से चेक करने गए तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। 7 से केवल कौन सा पास हुआ, 7 से केवल 3 पास हुआ। तो जो हमारा आंसर होगा वो 720 रुपया होगा। आप इसको अलग ढंग से बना लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, कुछ तो नया तरीका जहां पे बनाना पड़ेगा वहां हम बनाएंगे। जैसे परसेंटेज वाले वैल्यू वहां थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, हमें निकालना पड़ता है, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या ना, आप इस चीज को अगर समझे होंगे अच्छे से कि ये कैसे आया, कैसे लिखें, तो आप क्या कर सकते हैं, 210 से भी काम चला सकते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3। अगर आप इसका डिटेल आंसर चाहते हैं, आप इसका चाहते हैं कि डिटेल में बताइए कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, अलग वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम आपको बेसिक से बताएंगे। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि आप एग्जाम में बैठो तो आपका दिमाग कैसे कैसे चलना चाहिए, आप कैसे कैसे सोच सकते हो एग्जाम में जल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। मतलब कोई जो धन है ना वो 1 रुपया है और वो कितना बन गया, 2 रुपया, कितने साल में, 10 साल में। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा, क्या ये 2 रुपया डबल नहीं हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, कितने सालों में, फिर से 10 सालों में। क्या या फिर 4 से 8 नहीं हो जाएगा, कितने सालों में, 10 सालों, क्योंकि हर बार डबल हो रहा था 10 साल में। फिर क्या ये 8 से 16 नहीं हो जाएगा 10 सालों में। हमको क्या बोला था, 16 गुना, मतलब 1 रुपया कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। कितने सालों में, तो देखो 10 20 30 40 सालों में। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 साल। इसको ऐसे बनाना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो या तो आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़े भिन्न क्या है। तो पता है बच्चे क्या करेंगे, पहले इनमें एलसीएम लेंगे, वो करेंगे। अरे मैं इसको देखना ही नहीं है। बोलोगे क्यों नहीं देखना, हमें इसमें सिलेक्ट करना है, तो हमको इस चारों ऑप्शन को कंपेयर करना है, ना कि इसको तो गोली मारो, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो इन चारों में देखना है कौन बड़ा है ना। इसमें तो 5 दे रखा है, तो हम क्यों फालतू का समय उसमें गवाए। तो अब इसमें कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को चेक करते, 6 दूना 12, 5 तिया 15, हाँ ये बड़ा है, ये तो फेल हो गया। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 7 पचे 9 पचे 45 और 8 छक 48, हाँ ये बड़ा है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 8 सते 56 और 9 छक 54, नहीं यही बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ऐसे सिलेक्ट करेंगे। आपको मैं क्या बोला, मैं सिखा रहा हूँ आप कैसे
एग्जाम में ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर है, तो कमरों की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, कमरों के चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × L + B × H होता है। क्लियर? ये देख करके एक चीज तो समझ में आ गया कि जो आंसर होगा ना वो 2 के मल्टीपल का होगा, मतलब इवन नंबर होगा। अब इसमें से देखिए, ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, ऑप्शन से यही बाहर किए। अब आप यहाँ देखिए, 2 से तो काम हो गया। एच कितना है? एच देखो तो एच लिखा हुआ है हमारा कितना, 35। इसका मतलब ये 5 और 7 का गुणज होगा। इसका मतलब ऑप्शन में 7 और 5 देखना पड़ेगा। 5 से तो नहीं देख सकते, दोनों में 0 है। 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, जो लग जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 से विभाजता का नियम भी पता होना चाहिए। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम बता रहे हैं कैसे चेक करेंगे। 3 1 5 0, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। इधर नहीं कुछ है, इसको 0 0 मान लेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, मतलब जोड़ा लगाएंगे, लेकिन नहीं कुछ है तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को घटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 में 3 को घटाएंगे। 7 से विभाजता का नियम चेक कर रहे हैं, कितना आएगा, 7 4 1। क्या 7 से नहीं होगा, 7 9 14, 7 एकम 7। इसका मतलब यह लगेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो इसको चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करके आपको बता देते हैं। 100 कितना है हमारा, 3140। 3 3 का पेड़ लगाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 137। अब इसको भागा दीजिए तो नहीं लगेगा, ये 7 से फेल हो जाएगा। केवल 7 से कौन सा पास हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलोगे यहाँ पे एल और बी, क्या एल बी अगर रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं, उसके मल्टीपल, गुणज, ये सब देख देख के, फैक्टर, ये सब देख देख के हम लोग को काम चलाना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो 10th क्लास का एक थ्योरम है। देखिए क्या बोला गया ना, कि यदि P एक अभाज्य संख्या हो और Q स्क्वायर को विभाजित करता हो, तो P आवश्यक रूप से विभाजित नहीं होगा। P से आवश्यक रूप से विभाजित नहीं, क्या नहीं होगा भाई, एक चीज ध्यान रखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर P कोई अभाज्य संख्या है और वो Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P जो होगा ना वो Q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। हमके ऑप्शन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया ऑप्शन में कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, Q+1। क्लियर? अगर Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो Q भी डिवाइड होगा। ये थ्योरम आपको याद रखनी चाहिए। आशा करते हैं कि इसमें 10 क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, कुछ क्वेश्चन में समय बचाया। आपको एक ही जैसा समय नहीं लगेगा, लेकिन इतना ट्राई करना है कि विद इन 30 सेकेंड, 1 मिनट आपका सारा क्वेश्चन फिनिश होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में तो 1 सेकंड भी लगेगा, कुछ क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेगा, कुछ क्वेश्चन में 5 सेकंड लगेगा। कहीं आपका समय जाएगा, कहीं आपका समय बचेगा, लेकिन आपको हर तरीके से सोचने आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को समय के साथ फिनिश कर पाओगे। क्लियर है? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आप क्या कीजिए, जो भी हम पढ़ाएं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी नए क्वेश्चन मिलते हैं उसके साथ भी इस थॉट को अप्लाई कीजिए, इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।